हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भारती एंड वेलकम बैक। सो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड उसी के अराउंड आज हमारी वीडियो होने वाली है सो दैट आप अपनी तैयारी और भी अच्छे ढंग से कर सकें। बट उससे पहले हु एम आई एंड वाई यू शुड कंसिडर मी अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। सो 2024 में मैंने अपना गवर्नमेंट एग्जाम का जर्नी स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने इक्के दुक्के गवर्नमेंट एग्जाम दे रखे थे, बट फॉर द पास्ट 2 years आई वॉज वर्किंग इन एन IT फील्ड। सो इन 2024 आई क्लियर ऑलमोस्ट एवरी प्रीलिम्स। मैंने बहुत सारे मीन्स क्लियर करे हैं, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं एंड सिक्योर द फाइनल सिलेक्शन इन SBI क्लर्क, RRB एंड IBPS। एंड इसके अलावा आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 11 इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ASO। और ये सब मैंने जो है अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब करते हुए किया है। सो मैं आपको जो बताऊंगी वो जेन्युइन होगा, ठीक है, एंड बहुत मिनिमलिस्टिक अप्रोच होगी एंड ऐसे में कुछ आपको ओवर द टॉप या फिर ऐसे कुछ ग्लिटर सजा के नहीं दूंगी, ठीक है। जो होगा एकदम जेन्युइन होगा। या सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर स्टेजेस की बात करें, सो पीओ में प्री मेंस एंड इंटरव्यू होता है एंड क्लर्क में सिर्फ प्री और मेंस होता है। इंटरव्यू के लिए मैं आपको एडवाइस करूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी से इंटरव्यू के लिए बहुत सोचते हैं। अभी से मत सोचिए। ऑल आई कैन से इस मैं इंटरव्यू में एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए एंड हाउ टू गिव इंटरव्यू एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू में, राइट। सो उसके अराउंड मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, राइट। सो प्रीलिम्स का अभी हम बात कैसे करेंगे, पहले हम लोग RRB पीओ एंड क्लर्क के साथ में प्रीलिम्स की बात करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट मेंस, राइट। सो मैं जो प्रीलिम्स में बताऊंगी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा मेंस में, ठीक है। जो कंटेंट रीजनिंग में जो प्रीलिम्स में बताऊंगी ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा मेंस में कंटेंट रीजनिंग के। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो मैं वहीं पे मेंस के साइड में बताऊंगी, राइट। सो प्रीलिम्स की अगर डेट कहें तो पीओ की 22-23 नवंबर है एंड क्लर्क की जो है वो 6 से 14 दिसंबर के बीच है। मोटा मोटा अगर मैं कहूँगी तो आपके पास 2.5 महीना है, 2-2.5 महीना समझ लो, क्योंकि यार बीच में फेस्टिवल भी हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश होती नहीं है यार, 40 क्वेश्चन होते हैं कंटेंट रीजनिंग के, 40 मार्क्स के, ठीक है। टोटल मार्क्स 80 होता है। क्वांट में आपको 20 मिनट्स मिलता है एंड रीजनिंग में आपको 25 मिनट्स ही मिलता है, ठीक है। जो मैंने देखा है मेजॉरिटी स्टूडेंट क्वांट पता है सबका अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्वांट स्पेशली क्लर्क की तो हम अलग से बात करेंगे यार, ठीक है। लेकिन जो पीओ लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें सारे बच्चों का क्वांटिंग अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। आपको उस टाइम पे पता है फिर रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रीजनिंग के आपके हर एक टॉपिक बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। एंड क्वांट में आपको सब आना चाहिए, बट जो स्ट्रांग टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए, राइट। सो अगर कट ऑफ की बात करें सो पीओ की ऑलमोस्ट 50 से 60 के बीच में रहती है एंड क्लर्क की तो काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है। आई थिंक बहुत कम ही ऐसे स्टेट होंगे जिसमें जो है कट ऑफ 65 में रहती हो, अदरवाइज मोस्टली स्टेट्स की 70+ ही कट ऑफ जाती है, 75+ भी इनफैक्ट जाती है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन द क्लर्क एग्जाम, राइट। सो अभी यार अगर आप न्यू है ना तो आपको सबसे पहले तो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं, ठीक है। आपका एटलीस्ट फाउंडेशन होना चाहिए, ठीक है। आपको पता हो कि सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के बेसिक रूल क्या होते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमें कैसे अप्रोच करना होता है क्वेश्चंस को। अगर आपको ये सब नहीं आता है और यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, लेट मी नो, आई मेक अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि वो फिर सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ होगा, ठीक है, कि आपको सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कैसे अप्रोच करना है रीजनिंग एंड क्वांट को, ठीक है। सो आपको ऐसे एक नोटबुक बना लेनी है क्वांट एंड रीजनिंग की, स्पेशली रीजनिंग की तो ज़रूरी है, क्योंकि यार पता है रीजनिंग के जो रूल्स होते हैं ना, अगर आप बिगनर हो तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप रीजनिंग की आपके पास एक कॉपी हो जिसमें आपके सारे रूल्स लिखे हों एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखे हों, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद जब आप थ्रू आउट आप जर्नी जब आप नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉक दोगे, यूट्यूब से वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे न्यू न्यू वैरायटी है क्वेश्चन की जो इससे पहले आपने नहीं देखी है। सो आप पता है उसको ऐसा नोट पॉइंट करके वहाँ पे लिख सकते हो। होता क्या है ना कि ऐसे जब आप लिखते हो तो आपकी वो जो न्यू वैरायटी है या जो डिफरेंट पैटर्न होता है वो आपके दिमाग में रहता है एज अ नोट पॉइंट एंड एक्चुअली वो एग्जाम में काम भी होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। जो एकदम मैंने न्यू वैरायटी देखी थी क्वेश्चन जो शायद मुझे नहीं आता था, ठीक है, मैंने उसको लिखा, समझा एंड देन वो एग्जाम में भी ऑलमोस्ट वैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इट रियली हेल्प्स अ लॉट, राइट। सो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका फाउंडेशन आपका बना लेना है, ठीक है। नाउ आपको RRB पीओ क्लर्क को कैसे अप्रोच करना है। सी, पहले आपको एक प्रीवियस ईयर का मॉक देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉक देना है, 1 या 2 आप दो, ठीक है। एंड उसके बाद जब आपने मॉक दे दिया उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो जो है यूट्यूब से सॉल्व करना है, ठीक है।
तो जब आपने इतना कर लिया, आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है एक करंट ईयर का मॉक देना है, ठीक है, जो मॉक फ्रीली अवेलेबल होते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के, ठीक है। आपको उनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का जो फ्रीली अवेलेबल मॉक है, 1-2 प्लेटफॉर्म के आप दो, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से टॉपिक में वीक हो और कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, आप किस टॉपिक में अनकंफर्टेबल हो जाते हो, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना उसमें तो आपको ऐसी महारत हासिल करनी है कि चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, वो आप तुरंत कर लो। और कभी ऐसा नहीं होता यार कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक हमेशा बहुत ही जो होने चाहिए ना वो आपके बहुत वैसे टॉपिक होने चाहिए बहुत टाइम टेकिंग होता है। नहीं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ईजी हैं, जो बैंक में हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आते ही हैं, ठीक है, एंड बहुत कम टाइम में हो जाते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर से स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ठीक है। और जो आपके वीक टॉपिक है ना उसमें आपको अपना बेसिक फाउंडेशन अच्छे से कर लेना है, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेना है, एंड उसमें से जो अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना उस क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट एवरेज लेवल ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में आपको वो अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन अगर आपके वीक टॉपिक है या फिर जिसमें आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है, आप उसमें ज़्यादा फोकस करिए, लेकिन एटलीस्ट एवरेज लेवल तक का आप अपने वीक या अनकंफर्टेबल टॉपिक को भी करिए, राइट। क्योंकि होता क्या है ना, देयर इज़ नो इंग्लिश इन द प्री ऑफ द पीओ एंड क्लर्क आरआरबी में। सो आपके जो गेम चेंजर है वो कॉन्टेक्ट रीजनिंग ही है, एंड क्लर्क में तो आपको इतना अच्छे से करना होता है क्योंकि क्लर्क में आप सीपीओ में तो आप फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके छूट ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्लर्क में आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। क्लर्क में आपको ये सोचने का टाइम नहीं होता है कि यार इस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा या करूँगा, आपको जैसे स्क्रीन में क्वेश्चन दिखे आपको तुरंत करना है, जैसे दिखे तुरंत आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वहाँ पर आप बैठ के सोच नहीं सकते हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के आते हैं, नहीं, क्वेश्चन ईजी लेवल के आते हैं, लेकिन आपको उसका बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ना आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए बहुत अच्छी, ठीक है। तो आपको तुरंत सॉल्व करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो आप तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पे अटकना नहीं है, लेकिन फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। आई रिमेंबर मैंने जब इसका एग्ज़ाम दिया था तो लास्ट ईयर, एंड मेरा पहला ही था, तो मैंने ऑलमोस्ट मैथ्स में 38 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, मेरा मतलब मेरे 2 छूटे थे, एंड रीजनिंग में मेरा कोई एक नहीं हुआ था, ठीक है। एंड वो छूटे नहीं थे क्वेश्चन, वो मैंने अटैम्प्ट किए थे, मुझसे हो नहीं थे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन हो गई। सो ऐसा मेरा मैथ्स में 2 क्वेश्चन हुआ था, एंड रीजनिंग में मेरा 1 क्वेश्चन नहीं हुआ था। सो आप देख रहे हैं आपको ऐसा ही करके चलना है। एंड ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी बात है, शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे रीजनिंग में एंड क्वांट्स में, यू अंडरस्टैंड। सो आपको इस लेवल की स्पीड एंड एक्यूरेसी रखनी है क्लर्क में, आई एम सेइंग, ठीक है। क्लर्क में आपको बहुत स्पीड चाहिए, राइट। सो नाउ हम लोग सब्जेक्ट वाइज चीज़ें कहते हैं क्वांट्स को कैसे करना है, ठीक है। सो क्वांट्स में आपकी स्ट्रैटेजी करेगी सी। क्वांट्स में 3 पार्ट होते हैं, स्पीड मैथ्स, डीआई एंड अरिथमेटिक, ठीक है। स्पीड मैथ्स में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है, क्वालिटी की इक्वेशन होता है, नंबर सीरीज होता है। इसमें सिंप्लीफिकेशन सब कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में जो सबसे चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी करते हो एंड कितनी एक्यूरेसी आपकी, क्योंकि बार क्या तो लोग सॉल्व करते हैं उनका आंसर ही नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो आपके स्पीड बहुत मैटर करती है सिंप्लीफिकेशन में। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने जो थोड़ा टाइप ऑफ होता है ना क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो आप अच्छे से कर लेना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है, वो हो जाता है, ठीक है। भाई नंबर सीरीज़ की बात, सी नंबर सीरीज में तो काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। आपको पहली बात तो सारे पैटर्न पता होने चाहिए, नंबर सीरीज का जो नॉर्मली जो पैटर्न होता है आपको वो सारे पता होने चाहिए, एंड देन प्रैक्टिस। नंबर सीरीज कभी ऐसे नहीं कह सकती कि आप कभी चले जाए एग्जाम में कह रहे आज तो मैं सारी नंबर सीरीज कर लूँगा, नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम टाइम में उस टाइम हिट करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो नंबर सीरीज भी आपको अच्छे से करनी है, बट ऐसा नहीं कभी सोचना कि एग्जाम में मैं सारी की सारी नंबर सीरीज फोड़ लूँगा, ठीक है। अगर ईजी आती तो सब फोड़ लेंगे, लेकिन कई बार अगर बहुत अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न आता है तो यू कांट ऑलवेज वाउच ऑन दैट, राइट। ओके, सो अब आपको ये करना कैसे है स्पीड मैथ्स के लिए। मैंने क्या किया था, मैंने 1 to 30 मैंने क्यूब्स लर्न कर लिए थे, 1 to 30, एंड उसके बाद जो 35 होता है, 45 होता है, थोड़ा जो ऐसे नंबर्स होते हैं मैंने उनके भी थोड़े क्यूब्स लर्न कर लिए थे, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने लर्न किए थे, इट वॉज ऑन माई फिंगर टिप्स, ठीक है। एंड देन मैंने 1 to 50 स्क्वायर्स लर्न कर, एंड मैंने 1 to 25 जो है टेबल्स भी लर्न कर लिए थे। तो आपको स्क्वायर, क्यूब्स एंड टेबल्स ये बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि इससे आपकी एक्चुअली स्पीड बहुत इंप्रूव होती है। आपको तुरंत आपको 1 सेकंड भी सोचने में ही लगना चाहिए, आपको जैसे ही देखा आपको तुरंत आना चाहिए कि इसका ये क्यूब होगा, इसका ये स्क्वायर होगा, या फिर इसका ये टेबल होता है, राइट। एंड देन
आप इसमें क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें जो है प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एंड कोशिश करिएगा आप इसमें मेंस लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो मेंस पार्ट होता है ना क्वांट में, उसमें आप सिर्फ हर एक चीज़ के, ऐसा नहीं होता है कि आपने सोचा रही मैं तो सारी डीआई सॉल्व करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं ना, वो ऐसे ही मिसलेनियस टॉपिक से ही कर पाते हो, ठीक है। सो आप इसमें कोशिश करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये सब चीज़ें आप ज़रूर सॉल्व करो, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं डीआई में। सी डीआई में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो ये देखो कि एग्जाम में कौन से टाइप की डीआई स्पेशली पूछी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मेंस में पता है केसलेट डीआई आरआरबी पीओन क्लर्क में ठीक ठीक अच्छे लेवल की, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की, बट हाँ पूछी जाती है केसलेट, तो आपको केसलेट डीआई अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। डीआई की मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगी हर्षल सर, ठीक है। देखो आप मैथ्स चाहे किसी से भी पढ़ते हो, इट डजंट मैटर, सारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपने बेसिक जिससे क्लियर करना है, आपका फाउंडेशन जहाँ से भी क्लियर हुआ है, इट्स गुड, ठीक है। लेकिन डीआई के लिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड हर्षल सर, क्योंकि उनका ऑलरेडी इतना फ्री में मटेरियल पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, एंड बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि आपको धुरंधर बना सकते हैं डीआई में, ठीक है। सो प्लीज़ आप डीआई के लिए तो हर्षल सर के क्वेश्चन ज़रूर देखिए, वो जो अप्रोच लगाते हैं वो ज़रूर देखिए, ठीक है। उसके अलावा आपको डीआई के लिए तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अरिथमेटिक पार्ट में, ठीक है। 12 से 17 नंबर का आता है प्री में। जो ऐसे टॉपिक थे, जो ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होने चाहिए आपके, जो बहुत ईजिली हो जाते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन आपको कर लोगे, वो टॉपिक ऐसे हैं लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक आप इनको बना सकते हो। तो बहुत ही कम पीरियड में आप इस मेजर चंक जो है मार्क्स का अच्छे से ग्रैप कर सकते हो, राइट। अब यार पता है कि थोड़ा सा मे बी आप में से कुछ लोग ना एग्री करें, बट आइल से आप एक प्रोबेबिलिटी की ना हर्षल सर की क्लास है यूट्यूब में, आप वो देख लेना। होता क्या है, भले ही प्रोबेबिलिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन लोग कहेंगे कि अरे एक का दुक्का आते हैं या फिर नहीं आते हैं, ठीक है फाइन। लेकिन क्या होता है ना, अगर प्रोबेबिलिटी में आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर हैं, तो अगर प्रोबेबिलिटी में कई बार मान लो केसलेट डीआई आ गई, तो फिर आपको बहुत हेल्प करेगा आपका कंसेप्ट। सो आई थिंक वो वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है हर्षल सर की, आप वो देख लेना, ठीक है। या आप कहीं और से देख लेना, जहाँ से भी हो, लेकिन विद इन ये देखना कि 1-2 घंटे की क्लास हो, उसमें पूरा आपको प्रोबेबिलिटी बैंकिंग से रिलेटेड वो आपको करा दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कल को मान लो अगर डीआई आती है ना, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आप बहुत जल्दी कर लोगे। उसमें पता है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का डीआई होगा, नहीं, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट होगा। जिसको आता है कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का, इट विल हेल्प अलॉट, राइट। उसके बाद अब टॉपिक जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, या फिर मेंसुरेशन हो गया, इसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न कर लो, ठीक है। फॉर्मूलाज एंड थोड़ा फाउंडेशन होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आपको जो टॉपिक अनकंफर्टेबल लगते हैं, आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, राइट। डेटा सफिशिएंसी हो गया। डेटा सफिशिएंसी यार मैं कहूँगी कि आप डेटा सफिशिएंसी में ऐसे नहीं कर सकते यार लैक ऑफ प्रैक्टिस था मेरा, या तो मैं इसमें बहुत प्रैक्टिस करूँगा। डेटा सफिशिएंसी इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक क्लैरिटी। अगर आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर है ना, जो टॉपिक्स होते हैं जिसमें अक्सर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपकी टॉपिक क्लैरिटी है तभी आप डेटा सफिशिएंसी कर पाओगे, ठीक है। सो डेटा सफिशिएंसी इज़ मोर अबाउट द टॉपिक क्लैरिटी देन प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट से तो प्रैक्टिस करोगे ही डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आपकी टॉपिक क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। Q1 Q2 टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये ऑब्वियसली डेली आप जब प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे, तो उससे तो आ ही जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। सो सी रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के लिए आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आपको कुछ भी आप अप्रोच लगाते हो, दैट्स गुड। क्योंकि मैंने भी डिफरेंट टीचर से ही लगाना सीखा था, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट पजल में। बट जो क्वेश्चंस थी ना, जो क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करती थी, वो मैं अंकुश लांबा सर के यूट्यूब में जो PDF कह रही हूँ, जो वीडियोज़ पढ़ी हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। वो भी इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, आपका जो मेंटल लेवल होता है ना एग्जाम का, वो आपका प्रिपेयर हो जाता है। भले ही एग्जाम में उससे थोड़ा इजी क्वेश्चंस आ जाए या फिर मान लो उससे भी हार्ड आ जाए, लेकिन एटलीस्ट आप उस लेवल तक करोगे ना, तो आपका वो माइंडसेट बन जाएगा कि आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सो आपका मेथड चाहे जैसा भी हो, आप सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में, लेकिन जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्लीज़ प्रैक्टिस अंकुश लांबा सर का जो वीडियोस होता है, राइट। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें आपको खाली डायरेक्शन समझ आनी चाहिए, प्रैक्टिस होता है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ द माइंड, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो टेस्ट होता है, उसमें मैं ये कहूँगी कि आप जो ABCD का है वो
अल्फ़ाबेट की बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पोजीशन आप लर्न कर लें, ये आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा एंड यहाँ पे तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा ही, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स लेवल की तो आनी ही चाहिए, मेंस लेवल की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। स्मृति मैम की भी शायद एक वीडियो है तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको टाइप्स पता होने चाहिए बेसिक, जो इसमें डिफरेंट अप्रोचेस आपको लगानी होती है, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म ये मैंने अड्डा से किया था, सौरभ सर से, आपने कहीं से भी किया और मैं बस ये कहूँगी आपको इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ठीक है। जो वैरायटी होती है वो आपको पता होना चाहिए एंड प्रैक्टिस, राइट। ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक, ये सब तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप मॉक टेस्ट में बस आपको थोड़ी सी शुरुआत में क्लैरिटी हो एंड बाकी आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते करते ही आपका हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअली आपको इसमें एज सच अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद आप बाकी जो टॉपिक्स हैं ना आप उनको बहुत अच्छे से करिए, ठीक है, क्योंकि वही जो है आपको मेजर पोर्शन ऑफ द मार्क्स ग्रैप करने में हेल्प करेंगे एंड बहुत जल्दी आप क्विकली ग्रैप करोगे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट पजल में क्या होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने में, ठीक है। प्री में तो चलो हो जाती है, मेंस में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये जो बाकी पोर्शन है ना मेंस में ये बहुत काम आता है आपको मेजर चंक ग्रैप करने में। सो आपको बाकी जो चीज़ें हैं ना सिटिंग अरेंजमेंट पजल के अलावा वो अच्छे से होनी चाहिए। मिसलेनियस पार्ट आपका रीजनिंग में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। सो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का पार्ट। अभी हम मेंस लेवल की बात करेंगे, ठीक है। सो क्वांट्स एंड रीजनिंग में जो मैंने प्री के लिए बताया वो तो मेंस में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, लेकिन अलग से आपको और क्या करना है मेंस में। क्वांट्स के लिए आपको अपना डीआई पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है और जो टाइप्स ऑफ वैरायटी आती है मेंस में, जैसे कि स्लेट डीआई हो गया, ये आपको इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अरिथमेटिक के भरोसे आप मेंस नहीं बैठ सकते, आप सारे क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अरिथमेटिक के, ठीक है। तो आप जो डीआईस हो गया और जो बाकी पोर्शन होता है मैथ्स का, आप वहीं से क्वेश्चन जो है कर पाओगे, नंबर ग्रैप कर पाओगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ सो आपको मेंस लेवल की डीआई प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने मान लो यहाँ पे सैकड़ों डीआई प्रैक्टिस कर ली मेंस लेवल की, लेकिन आप कहोगे एग्जाम में मैंने सिर्फ 1 या 2 करा, इट्स ओके। आपकी वो 1-2 जो डीआईज हुई है वो भी प्रैक्टिस से ही है एंड उससे आपका स्कोर ही बूस्ट होगा। अगर आपने 3 डीआई कर ली, इट्स लिटरली मोर देन इनफ, यानी आपने बहुत अच्छी लेवल की प्रैक्टिस करी। अगर आप एग्जाम में 3 डीआई कराते हैं, आप बहुत क्रीमी लेयर के बच्चे हो, ठीक है। बट अगर आपने 1-2 डीआई भी करी है, 1-2 पजल भी करी है रीजनिंग में, ठीक है, मीन्स लेवल की 1 भी कर ली, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है ये एंड आपका स्कोर बूस्ट होता है उससे, ठीक है। एंड डेटा सफिशिएंसी, ये सारे जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस में, अप्रोच क्या होनी चाहिए एंड बाकी जो मिसलेनियस पोर्शन होता है रीजनिंग में वो आपको बहुत अच्छे से करना है एंड बाकी जो इनइक्वालिटी वाले जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छी, इनइक्वालिटी सिलोगिज्म वो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। रीजनिंग में आपको इतना ही करना है। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से आना चाहिए। वो कैसे आएगा, आई थिंक वो प्रैक्टिस से ही आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। जब आप लोग मॉक देते हो आप तभी कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 120 ग्रामर के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। मैंने जो सिर्फ किया था वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम किया था, ठीक है। आपको भी वही करना है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, आप आपको नहीं आता है, इट्स ओके, तब आप 1-2 वीडियोस देख लीजिए। बट आई विल से कि फर्स्ट जो है आप सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख के देखना, ठीक है। मैंने जो है वो आई गेस 11 या 12 घंटे की जो निमिषा मैम की वीडियो है मैंने वो देखा था एंड इट वॉज मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश ऑफ एवरी बैंकिंग एग्जाम फॉर द ग्रामर पोर्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो, आपको आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस करो लेकिन आपसे होता ही नहीं है, या फिर अब इस स्टेज में आपके पास टाइम नहीं है वो एडिटोरियल खुद से पढ़ने का, सो आप क्या कर सकते हो ना, आप निमिषा मैम की, अगर आप किसी और की देखते हो तो भी वेल एंड गुड, अगर आप नहीं देखते हो तो आई विल रिकमेंड निमिषा मैम की जो एडिटोरियल वाली क्लास है न्यूज़ एडिटोरियल्स, आप वो देखिए, ठीक है। एंड उसके बाद ना आप अपनी एक छोटी सी कॉपी या डायरी बना लीजिए एंड उसमें वो जो न्यू वर्ड बताती है ना आप उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। सो ओवर द पीरियड पता है अभी तो खैर 5-6 महीने का टाइम भी नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम है आपके पास क्या एक मेजर चंक हो जाएगा न्यू वर्ड्स का। और अगर आप एडिटोरियल्स में एक बार देखोगे ना तो ऐसा नहीं कि रोज़ वो एकदम पूरे साल वो न्यू वर्ड्स ही लाते हैं, नहीं, कुछ सेट ऑफ वर्ड होते हैं जो एक्चुअली वो लोग रिपीट भी करते हैं, ठीक है। एंड अक्सर वही वर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो वही आपका जब एक कॉपी बन जाएगा ना, वो पूरी डायरी फिल हो जाएगी, फिल नहीं होती है मतलब उसमें पेजेस जब आपके पास काफ़ी हो जाएंगे तो वो आपका हमेशा काम आएगा, हर बैंकिंग एग्जाम में हर जगह वो काम आएगा, ठीक है। एंड आप उसको कहीं भी बैठ के रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो चीज़ें होती है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड्स या पैराजम्बल्स, ये सब तो देखो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। एंड जो मैच द कॉलम वाली चीज़ होती है उसमें थोड़ा सा अप्रोच चाहिए होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में इफ़ यू वांट लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि इंग्लिश आपको कैसे अप्रोच करना है सारे बैंकिंग एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, राइट।
उसके बाद अब आते हैं कंप्यूटर नॉलेज के लिए। सी आई थिंक कंप्यूटर नॉलेज में कंप्यूटर में एक बहुत नाम फेमस है एंड वो है सचिन अरोड़ा सर। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया था कंप्यूटर में, मैंने सिर्फ और सिर्फ सचिन अरोड़ा सर की एक PDF आती है, मैंने सिर्फ उसको पढ़ा था। ठीक है, आई थिंक मेरे को याद नहीं है बट उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1500 समथिंग क्वेश्चन थे, और मुझे इतना याद नहीं है बट काफ़ी क्वेश्चंस थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो PDF पढ़ी थी और उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड थे उस PDF में, एंड इट वॉज मोर देन इनफ फॉर RRB PO क्लर्क के लिए, कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, आराम से आप 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, सो आप आराम से आप 15+ स्कोर कर सकते हो सिर्फ वो PDF पढ़ के, आराम से। ठीक है, मैं देख रही हूँ कुछ लोग जो है सचिन अरोड़ा सर की जो वीडियोस भी हैं वो भी देख रहे हैं यूट्यूब पे। सी आई विल एडवाइस, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, कभी नहीं देखा है क्या इंटरफेस होता है, कैसे क्या होता है, तब आप वो वीडियोज़ देखिए। लेकिन अगर आपने कभी अपनी स्कूल लाइफ में कंप्यूटर चलाया, आपको थोड़ा बहुत पता है क्या MS वर्ड होता है, क्या पावर पॉइंट होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ वो PDF से पढ़िए, क्योंकि PDF में इतना सॉर्टेड चीज़ें दी हुई है कि आपको उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, वो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ठीक है, मेरे सिस्टम पे है तो मैं वो उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी एंड मैं उसका लिंक भी दे दूंगी वीडियो में। सो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से आप ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, राइट। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना है। सी आई थिंक जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास कम से कम 2 सोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, कभी भी आप एक सोर्सेज पर मत डिपेंड रहना। ठीक है, उसमें भी मैं अपनी बात करूँ, मैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कपिल काटपाल सर को फॉलो करती थी। ठीक है, और बाकी जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, RBI एंड CB कॉर्नर भी ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें मैं परचम क्लासेस को फॉलो करती थी। बट अगर आप किसी और को फॉलो करते हैं, आप उनको फॉलो करिए। बस मैं यही कहूँगी, मिनिमम आपके पास 2 सोर्सेज होने चाहिए GA के। ठीक है, उसमें से एक आपका बहुत अच्छा बैंकिंग वाला होना चाहिए एंड जो बाकी जो और अच्छे से कराते हैं बाकी टाइप ऑफ करंट अफेयर्स वो आपका होने चाहिए। ठीक है, एंड मैंने जो स्टैटिक क्वेश्चन था बैंकिंग अवेयरनेस का मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्टैटिक क्वेश्चन कवर्ड है तो वेल एंड गुड, आपको इंटरव्यू में बहुत वो एच देगा। ठीक है, बट अगर आपके पास नहीं है, आपने नहीं किया अपने स्टैटिक क्वेश्चन, तो मैं कहूँगी आप थोड़ा ऊपर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप वो कर लीजिए, उसी से काम हो जाएगा। कुछ ऐसा घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टैटिक क्वेश्चन में। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि GA ऐसा टॉपिक है, आप इस पर ज़्यादा डिपेंड मत होना कि यार मैं तो सारे टॉपिक को छोड़ के सारे नंबर GA से ही निकालूंगा, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो आप फिर तुरंत आपका कॉन्फिडेंस ऐसे एग्जाम में जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पर बहुत डिपेंड नहीं होता, बट ऐसे निगलेक्ट भी नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली गेम चेंजर होता है एग्जाम में। ठीक है, तो GA को आपको ऐसा फ्रेंड बना के रखना है जिसके लिए आपको फुल मेहनत करनी है। बाकी वो आपको रिटर्न करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो आपको इस एग्जाम में नहीं करेगा तो वो किसी और एग्जाम में करेगा। ठीक है, हो सकता है करंट एग्जाम में ना करे बट फ्यूचर एग्जाम में करे, जो आपके 1-2 महीने में अंदर लाइंड अप हो, राइट। सो या दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो सो लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई एंड या दैट्स इट, थैंक यू।